नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त संजय सिंह अपने कॉन्सेप्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा लेक्चर है फंडामेंटल राइट का ही अगला पोर्शन है, जिसको हम राइट टू फ्रीडम, क्या क्या किस किस चीज की फ्रीडम है हमें, उसके बारे में बात करेंगे। लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह फिर से एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर अभी तक लाइक नहीं किया लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे सपोर्ट मिलता है। लेक्चर बनाकर आपको देता हूँ, आपकी पढ़ाई में मदद मिलती है, इससे आपको सपोर्ट मिलता है। सो मेरे मित्रों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेक्चर का मोटिव मेरा आज ये है कि कुछ हम यहाँ से सीख के जाएं। अगर आप यहाँ पर आए हैं तो मतलब पूरा ध्यान मेरे लेक्चर पे रखिएगा और मेरे वर्ड्स को बारी बारी से सुनिएगा, क्योंकि वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि किस वर्ड का एक्चुअल में मीन क्या निकल रहा है। कभी कभी मैं भी थोड़ा चकित हो जाता हूँ किसी वर्ड्स का एग्जैक्ट मीन निकालने में, तो उसके लिए मुझे माफी चाहिए आपसे। लेकिन आज जो मैं कोशिश करूंगा पूरा यानी कि अच्छे से समझाने की। स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग कहाँ से, राइट टू फ्रीडम, यानी कि क्या क्या हमें अधिकार है, क्या किस किस चीज की हमें यानी कि अभिव्यक्ति है, किस चीज की हमें आजादी है कि वो हम कर सकते हैं, स्वतंत्र है उस करने के। आजादी अलग है, स्वतंत्रता अलग है। हमें स्वतंत्रता मिली, आजादी आज भी नहीं मिली, मैं तुम्हें बोल दूं। वो कभी वो नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। आजादी हमें नहीं मिली, हमें स्वतंत्रता मिली, ठीक है। ये जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर प्रोटेक्शन, हाँ, प्रोटेक्शन ऑफ द सिक्स राइट। 6 राइट कौन से हैं जिनको यानी कि जिनका प्रोटेक्शन किया जा सकता है आर्टिकल 19 के अकॉर्डिंग अगर कहा जाए तो, यानी कि वो गारंटी आर्टिकल 19 गारंटी करके चलता है सभी कैंडिडेट्स जो हमारे यानी कि सिटीजन हैं हमारे इंडिया के। वो 6 राइट्स हैं, वो क्या है उनको बारी बारी से समझते हैं। 6 राइट, पहला 6 राइट में से पहला राइट जो है वो कहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हम क्या कर सकते हैं, हमें यानी कि स्वतंत्रता है कि हम बोल सकते हैं और अपने हाव भाव को प्रकट कर सकते हैं, पहली बात तो ये। दूसरा क्या है, राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि हम एक जगह एकत्र हो सकते हैं, समूह बना सकते हैं, ठीक है, वहां पर आकर खड़े हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास कोई भी आर्म्स मतलब यानी कि कोई हथियार नहीं होने चाहिए। तीसरा क्या बोलता है उसको समझिए, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन। कोई भी हम संस्था को यानी कि या ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग यानी कि फॉर्म कर सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना सकते हैं। सभी अधिकार हमें दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। उसके बाद हमारा जो चौथा है वो क्या बोल रहा है, चौथा कहता है राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत के किसी भी राज्य में आप जा सकते हैं, ठीक है, कोई भी आपको वीजा नहीं पड़ेगा, आपको ना ही कोई यानी कि किसी की चीज की जरूरत पड़ेगी। बस इतना है कि आपके जेब से रुपए जाएगा तभी आप घूम पाएंगे, ठीक है। बस कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं है, ठीक है। दूसरा है पांचवा, राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, जो पांचवा ये बोल रहा है कि आप भारत के किसी भी राज्य में किसी भी टेरिटरी में कहीं भी घर लेकर रह सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है यूएसए की तरह कि यूएसए में जिस राज्य में रह रहे हो उसी में रहना है, दूसरे राज्य को रहोगे तो उसकी नागरिकता अलग से लेनी पड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं। हमारी कंट्री की सिंगल सिटीजनशिप है। आप सिंगल सिटीजनशिप होने के कारण, जैसे मैं अगर बोलूं, मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनके यूपी में भी घर है, दिल्ली में भी घर है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनके यानी कि राजस्थान में भी घर हैं और यानी कि दिल्ली में भी घर है। कुछ लोग ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनके दिल्ली में भी घर है, हरियाणा में भी घर है, तो दोनों जगह वो रह रहे हैं। और कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं कि एक्चुअल में बिहार से आए हैं और डायरेक्ट दिल्ली में सेटल हो गए हैं। तो ये इस बात से समझ सकते हो ना कि मतलब हम कहीं भी हमारे भारत के अंदर रह सकते हैं। छठा क्या बोलता है लास्ट, वो कह रहा है कि राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन टू आर कैरी द ऑक्यूपेशन ट्रेड बिजनेस। वो कह रहा है कि हम किसी भी प्रैक्टिस को यानी कि मतलब किसी भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस में ला सकते हैं। हम कोई भी चीज कैरी कर सकते हैं, जैसे मान लो ऑक्यूपेशन की मैं बात करूं, ट्रेड की बात करूं, बिजनेस की बात करूं, हम चला सकते हैं। इस पे सरकार हमारे ऊपर कोई भी मतलब कोई भी बर्डन थोपेगी नहीं कि आपने ये क्यों किया, इसके लिए ये करो वो करो, ये नहीं कर सकते तुम, ये नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन वो लीगल हो, लीगलाइज हो, इनलीगल ना हो, ठीक है। ओरिजिनली अगर देखा जाए जो आर्टिकल 19 है वो बोलता है कि कंटेंट करके चलता है 7 राइट्स को। हम कुल मिला के मैंने बात करी थी जो यानी कि जो आर्टिकल 19 था वो 7 राइट्स को यानी कि देखा जाए तो कंटिन्यू करके चल रहा था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जो मैंने बताया था ना कि राइट टू प्रॉपर्टी जो था उसको यानी कि हटा दिया गया था, ठीक है। तो कुल मिला के खाली 6 राइट्स रह गए, ठीक है। जो अमेंडमेंट आया था कब, यानी कि एक 44th अमेंडमेंट आया था जो यानी कि 1978 में आया था, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये अमेंडमेंट के थ्रू यानी कि उसको डिलीट कर दिया गया था राइट टू प्रॉपर्टी को। दिस 6 राइट प्रोटेक्टेड
अगेंस्ट ओनली स्टेट एक्शन नॉट अ प्राइवेट इंडिविजुअल। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जितने भी राइट्स हैं जिनकी मैंने बात की, ये सारी इनको यानी कि प्रोटेक्ट किया जाएगा एक स्टेट के अगेंस्ट। मतलब उनको अगर स्टेट इनको दबाना चाहेगी तो दबा नहीं सकती, लेकिन कोई किसी प्राइवेट इंडिविजुअल की अगर खिलाफ सोचे तो ऐसा नहीं है। ठीक है। हालांकि मैं अगर बात करूं जितने भी यानी कि जो राइट्स हैं जो अवेलेबल हैं हमारे सिटीजन्स के लिए, जैसे शेयर होल्डर ऑफ यानी कि ऐसी कंपनी के लिए, नॉट अ फॉरेनर लीगल पर्सन लाइक द कॉर्पोरेशन एंड द कंपनीज के लिए। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जितने भी मैंने बताए ये सारे यानी कि जो राइट्स हैं सारे अवेलेबल हैं किन के लिए, हमारे सिटीजन्स के लिए एंड शेयर, ठीक है, एंड शेयर होल्डर्स के लिए ऑफ ए कंपनी के लिए। लेकिन किसी फॉरेनर के लिए या कोई लीगल कॉर्पोरेशन एंड कंपनी उनके लिए लागू नहीं होता है, हमारे भारतीय नागरिक के लिए ही है। ठीक है। जो हमारी स्टेट है मतलब मैं राज्य के बारे में बोल रहा हूँ, हमारा भारत देश या मतलब कोई स्टेट की मैंने डेफिनेशन पहले बता रखी है, बार बार बोल रहा हूँ, आप उसको उस लेक्चर को देखिए, इसी फंडामेंटल राइट के ही यानी कि दूसरा लेक्चर था आई थिंक, मुझे जहां तक मालूम है। तो उसमें मैंने यानी कि स्टेट की डेफिनेशन को बताया था, उसको सही से देख ली कि एक्चुअल में स्टेट क्या है। अगर एम लक्ष्मीकांत की बुक है तो स्टेट की डेफिनेशन को सही से पढ़ लीजिए, नहीं समझ में आता है मेरे लेक्चर को देखिए, स्टेट की डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी, और जब क्लियर हो जाए तो स्टेट समझ जाएंगे आप। स्टेट क्या कर सकती है, इंपोज कर सकती है रीजनेबल यानी कि रिस्ट्रिक्शंस लगा देती है ऑन किसका, एंजॉयमेंट ऑफ दीज 6 राइट्स के ऊपर, ओनली ग्राउंड ऑफ मेंशन इन द आर्टिकल 19, जो यानी कि 19 आर्टिकल 19 के अंदर यानी कि जो भी है यानी कि जो राइट उनको मेंशन किया गया है उनके ऊपर यानी कि ये क्या कर सकती है, मतलब रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। दूसरी बात, किसके अदर ग्राउंड्स के ऊपर नहीं लगाएगी। ठीक है। अब क्या कह रहा है, पहला आ गया हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मैंने अभी 6 राइट को डिस्कस किया था, उनको बारी बारी से हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। पहला हमारा आ जाता है कि फ्रीडम, हमें आजादी है स्पीच मतलब बोलने की, और एक्सप्रेशन मतलब अपने हाव भाव प्रकट करने की, क्या हमें चाहिए क्या नहीं चाहिए हम अपने अपनी स्टेट को अपनी गवर्नमेंट को हम बता सकते हैं। राइट। जैसे ये इंप्लाई करके चलता है कि जितने भी यानी कि जो सिटीजन्स हैं हैज राइट, उनके पास यानी कि अधिकार है, एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने व्यूज, क्या क्या उनका ओपिनियन है, क्या उनकी श्रद्धा है। ठीक है। ठीक है। कन्विक्शन, वो फ्रीली बाई वर्ड ऑफ द माउथ, अपने मुंह के द्वारा एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिख कर दे सकते हैं, प्रिंटिंग मशीन के द्वारा प्रिंट करके दे सकते हैं, पिक्चर ग्राफिंग के द्वारा पिक्चर करके दे सकते हैं, और भी अदर जो मेथड है उनके द्वारा वो लोग ये सब कुछ प्रकट हाव भाव प्रकट कर सकते हैं। ठीक है। बात समझ में आ गई। अगला क्या कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो यानी कि हेल्ड करके चलता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंक्लूड द फॉलोइंग्स। किसको, आगे देखो इनको, जो का ना, इसमें क्या बोल रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट है ये सभी चीजों को फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन एंड इंक्लूड करता है बहुत सारी चीजों को, जिसमें यानी कि मैं बता रहा हूँ। पहला क्या है, पहला इसमें दे रखा है कि राइट टू प्रोपोगेट वंस व्यूज एज वेल एज व्यूज अदर। कहने का मतलब राइट टू प्रोपोगेट मतलब किसी के अधिकार को प्रोपोगेट करना, उसके व्यूज को यानी कि एज वेल एज यानी कि अदर के व्यूज को भी देखकर चलना, बढ़ाना। ठीक है। फ्रीडम ऑफ प्रेस यानी कि जो हमारे यहाँ न्यूज जो छापे जाते हैं उनको अधिकार है कि वो क्या एक्चुअल में खबर है, सच्चाई छापने का अधिकार है उनको। ठीक है। बेफालतू की मनगढ़ंत बातें ना, आजकल तो बहुत मीडिया अलग अलग काम कर रही है, मतलब जो सच में है वो लाती ही नहीं, मतलब बेफालतू की चीजें मीडिया में आ रही हैं। तो प्रेस जो है, मतलब अगर मैं द हिंदू न्यूज़पेपर की बात करूं, इंडियन एक्सप्रेस की बात करूं, बहुत ही ऑथेंटिक न्यूज़पेपर्स हैं, अगर मिले तो इन्हीं को पढ़ा करो, उसके अलावा कोई न्यूज़पेपर मत पढ़ो, क्योंकि ये सब चीजें बिल्कुल एक्चुअल में जो जेन्युइन हो रहा है उसी को लिखते हैं। ठीक है। तो इसी के कारण मैं जब बोलते नहीं कि जो आर्टिकल 19 है उसके अंदर ही यानी कि निजता यानी कि जो एक्सप्रेस करने का जो यानी कि थॉट्स है, या मतलब प्रेस किसी चीज को प्रेस करने का, तो प्रेस को भी यही अधिकार है, या प्रिंट करने का जो अधिकार है वो यहीं से लिख सकती है। ठीक है। इसी के द्वारा हमारा जो मीडिया है, प्रेस है, सारे अपने यानी कि आर्टिकल 19 को लेकर, आर्टिकल 19 बहुत कुछ अपने आप में इंपॉर्टेंट है। फ्रीडम ऑफ यानी कि कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट, अगर मान लो सपोज करो आपकी कोई कंपनी है, आप चाहते हैं कि मैं उसका एडवर्टाइजमेंट करूं, सपोज करो आपकी क्लोजअप की कंपनी है, तो आप क्या चाहते हैं कि शाहरुख खान को मैंने 2 करोड़ रुपए दिया, कह दिया कि भैया क्लोजअप का यानी कि प्रचार कर दीजिए, तो वो आएगा बंदा अपना एडवर्टाइजमेंट करके चला जाएगा, लोग सोचेंगे शाहरुख खान कर रहा है तो कम से कम हमें भी यानी कि करना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, मतलब शाहरुख खान या और भी कोई एक्टर ले सकते हो यार, जैसे रणबीर कपूर हो गया। ठीक है। मेरा तो सबसे फेवरेट अक्षय कुमार है, तो मान लो अक्षय कुमार की मैं बात करूं तो अक्षय कुमार से आप करवा लीजिए। ठीक है। कुल मिला के बात यह है कि आपको एडवर्टाइजमेंट समझ में आ गया मेरी बातों से, मैं ये चीजें मतलब कहानियां क्यों बनाता हूँ, क्योंकि चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है। नीचे आ जाइए, राइट अगेंस्ट टैपिंग ऑफ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, यानी कि हमें अधिकार है कि हम यानी कि टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कर सकते हैं। ठीक है। टैप सुन सकते हैं, यानी कि टैपिंग के द्वारा जो कन्वर्सेशन उसको बात कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ रहा है
राइट टू टेलीकास्ट दैट द गवर्नमेंट हैज नो मोनोपोली ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। कहने का मतलब हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे आज तक, कल तक, 9 तक 12 तक, एनडीटीवी, बहुत सारी ऐसे ऐसे तक करके बहुत सारे चैनल्स बने हैं, उस पर हम लोग न्यूज देखते रहते हैं, तो ये भी इसी के अधिकार से चलते हैं। उसके बाद आ रहा है हमारा एफ। एफ क्या बोल रहा है कि राइट अगेंस्ट बुंद कार्ड, ठीक है, राइट अगेंस्ट बुंद कार्ड द पॉलिटिकल पार्टी और द ऑर्गेनाइजेशन। हमारे पास अधिकार है किसके? पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट में, ठीक है, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन के लिए। उसके बाद है राइट टू नो अबाउट द गवर्नमेंट एक्टिविटीज। हमारे पास ये भी अधिकार है कि एक्चुअल में गवर्नमेंट हमारी क्या कर रही है, उसकी एक्टिविटीज के बारे में जानने का भी अधिकार है, ठीक है। फिर उसके बाद है फ्रीडम ऑफ साइलेंस। हम चाहे तो अपने आप में मौन भी रह सकते हैं, हमारे ऊपर कोई कहे कि तुम्हें जवाब देना ही पड़ेगा, मैं नहीं दूंगा, मेरी ये अभिव्यक्ति है, आर्टिकल 19 के अकॉर्डिंग मैं बोल सकता हूँ, मैं बोल भी, यानी कि आर्टिकल 19 के अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूँ कि मैं चाहूं तो बोलूं, चाहूं तो ना बोलूं, मेरी अभिव्यक्ति है, तुम मुझ पर कोई प्रेशराइज, किसी के द्वारा प्रेशराइज या मुझ पर प्रेशर जनरेट नहीं कर सकते, राइट। उसके बाद राइट अगेंस्ट इम्पोजिशन ऑफ प्री सेंसरशिप ऑन ए न्यूज़पेपर। कहने का मतलब हमारे पास राइट इम्पोजिशन, हमारे पास राइट है किसके अगेंस्ट में इम्पोज कर सकते हैं, प्री सेंसरशिप ऑन ए न्यूज़पेपर, किसी भी न्यूज़पेपर पर हम लोग सेंसरशिप यानी कि कर सकते हैं। फिर दूसरा क्या है, राइट टू डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द पिकेटिंग बट नॉट राइट टू स्ट्राइक। हमारे पास यानी कि अधिकार है डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, लेकिन स्ट्राइक करें उसके लिए अधिकार नहीं है, क्योंकि स्ट्राइक बहुत सारी चीजें गड़बड़ कर जाती है। दूसरी बात बता रहा हूं, जो हमारी स्टेट है वो इम्पोज कर सकती है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, जैसे मैं बोल ऑन एक्सरसाइज ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इन द ग्राउंड्स ऑफ द सोवेरेनिटी ऑफ और द इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया। सपोज करो आप भारत के खिलाफ बोल रहे हो, तो उसके लिए आपको यानी कि उसके ऊपर यानी कि आपको रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट लगाएगी, या मतलब हमारी स्टेट जो है उसके ऊपर लगाएगी। आपको इंटीग्रिटी भारत की बनाकर रखनी है, कोई भी उसमें यानी कि तोड़ने की अगर थोड़ी भी दिखाओगे कोई भी उम्मीद, तो गारंटी बता रहा हूँ जेल तो होगी होगी, उससे बहुत बड़ी कड़ी सजा मिलेगी, ठीक है। सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, भारत यानी कि कोई भी हमारा जो स्टेट है उसकी सिक्योरिटी बनाकर रखनी है हमारे भारत के लिए, ठीक है। फ्रेंडली रिलेशनशिप विद द फॉरेन स्टेट्स पब्लिक ऑर्डर्स, यानी कि जो हमारे कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जिस कंट्री के साथ हमारे फ्रेंडली रिलेशन, उसके बारे में बेफालतू का बोलना नहीं है, ठीक है। तो हमें फ्रेंडली रिलेशन बना के रखना है फॉरेनर स्टेट के साथ, ठीक है, ये भी बोलता है। डिसेंसी ऑफ द मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट्स, डिफेमेशन एंड द इंसाइटमेंट और टू एन ऑफेंस, यानी अधिकार, यानी कि ये सब करने का अगर ऐसा आप करते हैं, यानी कि हमारे कोड के कंटेम्प्ट करते हैं, तो या मोरालिटी ऑफ यानी कि डिसेंसी करते हैं, तो उसके लिए ऑफेंस, यानी कि उसके लिए क्या मतलब बोलूं, अपराध है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ असेंबली, आपको अधिकार है कि आप असेंबली बना सकते हैं, ठीक है, मैंने ये भी बोला था अभी। दूसरा यानी कि दूसरा जो पॉइंट है ये यही है, पहला था फ्रीडम ऑफ स्पीच और दूसरा क्या है, फ्रीडम ऑफ असेंबली। मेरे मित्रों, हम लोग समूह चलाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, ठीक है, पार्टी बनाते हैं, वो यहीं से आता है, फ्रीडम ऑफ असेंबली, हम लोग असेंबली बना सकते हैं। प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है कि यानी कि वो क्या कर सकता है, एक शांतिपूर्वक बिना जिसमें कोई अधिकार हथियार वगैरह ना हो, ऐसी असेंबली बना सकता है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, ठीक है। अगर इसमें भी अगर किसी की जानकारी मतलब यानी किसी कोई आपको प्रेशराइज करता है, आप कॉन्स्टिट्यूशन या सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं आर्टिकल 19 के थ्रू, और वो आपकी बात रखी जाएगी, उसमें आपकी जीत होगी होगी, 100% बोल रहा हूँ। It includes the right to hold the public meetings, demonstration, and take out the processions. This freedom can be exercised only on the public land, and the assembly must be peaceful and unarmed. कहने का मतलब ये जितनी भी एक्सरसाइजेज मैं बोल रहा हूँ किसके लिए, पब्लिक लैंड के लिए, ठीक है, सभी वहीं पर यानी कि क्या की जाएंगी, एक्सरसाइज की जाएंगी। पब्लिकली लैंड मतलब प्राइवेट, मतलब अगर मैं असेंबली इकट्ठा कर रहा हूँ, असेंबली बना रहा हूँ, तो हम लोग भी कहीं पब्लिक लैंड पर ही जाकर यानी कि अपनी मीटिंग रखेंगे, या मतलब कहीं भी, अब प्राइवेट के घर में थोड़े ना बुलाएंगे यार, ठीक है। दूसरी बात, ये भी बात हो भी जाता है कभी कभी, ठीक है, लेकिन जो हर स्टेटमेंट है, मतलब मेरा समझाने का मतलब ये है कि आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। दूसरी बात यहाँ पर इसने जो बोली कि असेंबली है वो शांतिपूर्वक होनी चाहिए, उसको वायलेंस खड़ा नहीं करना है, और अनआर्म्ड का मतलब यहाँ पर यह है कि उनके पास हथियार ना हो। अगला क्या कह रहा है कि ये जो प्रोविजन है डज नॉट प्रोटेक्ट द वायलेंट या वायलेंट डिसऑर्डरली रिचियस असेंबलीज। कहने का मतलब यहाँ पर ये जो प्रोविजन है वो प्रोटेक्ट नहीं करता है किसको, वायलेंट, ठीक है, यानी कि वायलेंट को प्रोटेक्ट करके नहीं चलेगा, अगर वायलेंट वायलेशन दिखाओगे
तो तोड़ा जाएगा तुम्हें, ठीक है। और डिसऑर्डर की तरीके से बिहेव करोगे तो मार खाओगे, ठीक है। और रियोट्स असेंबलीज जो भी हैं, इन सभी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। और वन डेट द कॉजेज ऑफ द ब्रीच ऑफ द पब्लिक पीस और वन डेट इन्वॉल्व्स आर्म्स। कहने का मतलब यहाँ पर यह बहुत सारे ऐसे होते हैं जिस कारण है जो ब्रीच करते हैं क्या पब्लिक पीस को, यानी कि पब्लिकली पीस में बोलूँ तो हाँ, पब्लिकली पीस का मतलब ये हुआ कि अगर मान लो कोई पब्लिक है उसमें मतलब शांति आराम से है, आप उसको मतलब कुछ वायलेंट मतलब बेफालतू का झगड़ा करके या मतलब बेफालतू का दंगा फसाद करके आप तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो आपको आर्टिकल 19 के थ्रू भी आपका केस यानी कि दायर होगा, आईपीसी के द्वारा आपका केस दायर होगा और फिर आपको सजा भी मिलेगी। दिस राइट डज नॉट इंक्लूड द राइट टू स्ट्राइक। ये जो राइट है यानी कि आपको कभी भी ये अधिकार नहीं देता कि भैया आप क्या करें, मतलब आप स्ट्राइक करें, लोगों को भड़काएं और यानी कि दंगा फसाद करें, इसके लिए कोई अधिकार नहीं देता, ठीक है। दूसरी बात है, स्टेट जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस यानी कि हमारे ऊपर यानी कि इम्पोज कर सकता है। जिसके बाद ये भी बोलता है कि यानी किसके ग्राउंड पर दो है, अगर मैं दोनों की बात करूं तो यानी कि सोवेरेनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया, पब्लिक इंक्लूडिंग द मेंटेनेंस एंड द ट्रैफिक। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि आपको पब्लिक को भी यानी कि शांतिपूर्वक रखना है, उसके बीच में कोई विवाद नहीं खड़ा करना है। जो हमारा ट्रैफिक्स है या मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह को जो भी काम है उसमें भी यानी कि सब कुछ ये एरिया में आपको शांति व्यवस्था बनाए रखनी है। मतलब मान लो बस में बैठे पड़े हो और बेफालतू का झगड़ा कर दिया, आपकी पिटाई के चक्कर में किसी की और के लग गए, बेचारे की जान भी जा सकती है, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। दूसरी बात, अंडर सेक्शन अगर मैं बोलूं यानी कि 144, देखो मैं तुम्हें एक चीज बोल देता हूँ यार, जो पॉलिटी पढ़ने वाले बच्चे हैं ना उनको आईपीसी की लिस्ट निकाल लेनी चाहिए और रोज लगभग 10 धाराएं याद करो। कुल मिला के 504 आई थिंक धाराएं हैं, ठीक है। तो 504 धाराएं मुझे जहां तक नॉलेज है, मैं ऑन एन एवरेज यानी कि लगभग बोल रहा हूँ, ज्यादा भी हो सकते हैं कम भी, लेकिन मुझे जहां तक नॉलेज है 504 ही धाराएं हैं, ठीक है। तो 504 या 515 जो भी हो, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर मान लो आप रोज 10 धाराएं को याद करोगे, ठीक है, तो एक महीने में आपको लगभग 300 धाराएं आपने कवर कर लेंगे, ठीक है। 2 महीने में पूरा कवर हो जाएगा आपका, अच्छे से रिवाइज हो जाएगा चीजों को। और इसी तरीके से आप आर्टिकल को भी लर्न करिए, ठीक है। जब चीजें दोनों कॉम्बिनेशन हो जाएंगे तो मैं गारंटी कर रहा हूँ पॉलिटी से क्वेश्चन कभी हटके मतलब आपसे नहीं हटके जाएगा, दुनिया से हटके चला जाएगा, ठीक है। तो अंडर सेक्शन अगर देखा जाए, जो आईपीसी के थ्रू मैं बोल रहा हूँ यानी कि सॉरी क्रिमिनल सीआरपीसी, ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो यानी कि 144 के लिए बोलता है, जो कब आया 1973 में। तो ये कह रहा था कि मजिस्ट्रेट कैन रिस्ट्रेन द असेंबली, यानी कि वो रिस्ट्रेन कर सकता है क्या एक असेंबली को, मीटिंग आर द प्रोसेशंस, जो मीटिंग है और द प्रोसेशंस, इफ देयर इज ए रिस्क ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन एनीवन या एनियंस और द डेंजर टू द ह्यूमन लाइफ। अगर ऐसा मालूम पड़ता है कि यानी कि कोई मीटिंग से किसी यानी कि ऐसा फील होता है कि यदि किसी कोई रिस्क हो सकता है, किसी की जान जा सकती है, हेल्थ सेफ्टी के लिए, ये सब चीजों के लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकता है, पब्लिक यानी कि ट्रैंक्विलिटी के लिए, तो रियोट एन एनएफए, तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बोलना चाहूँ तो आर्टिकल यानी कि जो ये जो मैंने सेक्शन की बात बताई क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अकॉर्डिंग, उसका जो यानी कि केस होगा वह धारा 144 वहां पर लागू हो जाएगी। धारा 144 अभी तुमने देखा होगा शायद झारखंड में लगी थी। तो क्यों लगी थी धारा 144? क्योंकि वहां पर यानी कि कुछ एक आई थिंक एक लड़के ने किसी के लड़की के ऊपर कुछ तेजाब वगैरह डाला था, नहीं नहीं उसको जला दिया था, तो वहां पर धारा 144 लग गई थी। तो ये सभी चीजें तभी आती हैं, मतलब आप इतना इतना मत बढ़ जाइए कि मतलब कोई मतलब किसी की जान ही चली जाए। आपको एक्सप्रेस करने का अधिकार, आपको मूवमेंट करने का अधिकार है, लेकिन इतना मूवमेंट मत करिए कि किसी की जान चली जाए। तो वहां पर धारा 144 आ जाती है और वो तुम्हारी औकात बता देती है, ठीक है। अंडर सेक्शन अगर 144 देखा जाए इंडियन पीनल कोड यानी कि आईपीसी में, असेंबली यानी कि जो असेंबली है 5 और मोर पर्संस बिकम द अनलॉफुल, यानी कि ये कहता है कि अंडर यानी जब धारा 141 इंडियन पीनल कोड के अंदर अगर देखा जाए तो ये बोलती है कि अगर आपने यानी कि कोई भी असेंबली बनाई 5 लोगों से ज्यादा की, ठीक है, तो उसको अवैध माना जाएगा, गैर कानूनी माना जाएगा, ठीक है। पहला क्या बोलता है, resist the executions of any law or the legal process, यानी कि ये ऐसा मान के चलता है कि आपने किसी कानून को वायलेट किया है, इसके लिए आपको अरेस्ट भी किया जा सकता है। फोर्सibly ऑक्यूपाई द प्रॉपर्टी ऑफ सम पर्सन्स, यानी कि आप ज्यादा लोग मिलकर यानी कि क्या कर रहे हैं, किसी की
जो यानी कि 141 जो धारा है उसके द्वारा क्या कर रहा है कि आप ये इतना ऑर्गेनाइजेशन करके किसी की प्रॉपर्टी को ऑक्युपाई नहीं कर सकते। दूसरी बात क्या बोल रहा है, टू कमिट एनी मिसचीफ और द क्रिमिनल ट्रेसपास टू फोर्स सम पर्सन टू एन इलीगल एक्ट एंड, कहने का मतलब किसी व्यक्ति को इतना फोर्स कर देना कि वो कोई इलीगल काम करे, ठीक है। दूसरा बात, टू देयर अटेन, ठीक है, देयर थ्रेटन टू थ्रेटन द गवर्नमेंट इट्स ऑफिशियल एक्सरसाइज अनलॉफुल पावर्स। दूसरी बात ये भी बोलता है कि अगर आप गवर्नमेंट को यानी कि ऐसा मत करिए कि उसकी गवर्नमेंट की जो एक्टिविटीज हैं, ऑफिशियल मेंबर्स हैं, उनको यानी कि उनकी एक्सरसाइज में अनलॉफुल एक्टिविटीज की यानी कि उसको थ्रेट करने की कोशिश करें। तो ये मतलब लॉफुल जो एक्टिविटीज उनमें अनलॉफुल तरीके से मत काम करिए, उनको थ्रेट करने की कोशिश मत करिए, वरना हालत तो जानते हो क्या क्या होगा। तो मेरे मित्रों, अगली जो यानी कि जो मैं लेक्चर लेके आऊंगा वो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन के लिए लेकर आऊंगा। आज तक इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन के साथ कुछ अच्छे नॉलेज के साथ, क्योंकि मुझे कहीं जाना भी है, तो इसलिए इतना ही मैं बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।